गुरु जम्भीश्वर विश्वविद्यालय में जेएसएस कॉलेज विशिष्ट स्थान अर्जित करे, ऐसी कामना है प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी कुलपति। विश्वविद्यालय में अगर शिक्षक और छात्र अच्छे होते हैं तो बाकी चीजें गौण होती है। कुलपति नई शिक्षा नीति से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी। प्रोफेसर माहेश्वरी ने कहा, लॉन्ग रन में वही विद्यालय जिंदा रह पाते हैं जिनके पास छात्रों को अट्रैक्ट करने की क्षमता है। गुरु जम्भीश्वर विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है, प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी। प्रोफेसर वीर वीरेंद्र सिंह ने कहा, 2 दिवसीय सेमिनार का मकसद आम लोग लोक साहित्य से जुड़े। जीएस हिंदू कॉलेज में लोक साहित्य एवं संस्कृति के विविध आयाम विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने कहा कि शिक्षक के समर्थ होने पर ही उसकी गोद में प्रलय और सर्जन पल सकेंगे। देश की आजादी की शताब्दी और मुरादाबाद विश्वविद्यालय की रजत जयंती एक ही वर्ष होगी। ऐसे में लक्ष्य है कि महाविद्यालय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कीर्तिमान स्थापित करे। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से है, जहां जगदीश सरन हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमरोहा और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में लोक साहित्य एवं संस्कृति के विविध आयाम विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि गुरु जम्भीश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी, प्राचार्य प्रोफेसर वीर वीरेंद्र सिंह एवं योगेश कुमार जैन, मंत्री प्रबंध समिति तथा अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। हिंदी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर बीना रुस्तगी ने स्वागत भाषण तथा समन्वयक डॉक्टर विशेष कुमार राय ने प्रस्तावना प्रस्तुत की। कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने कहा, शिक्षक के समर्थ होने पर ही उसकी गोद में प्रलय और सर्जन पल सकेंगे। उत्कृष्टता की सीमा तक पहुंचने के लिए संपूर्ण निष्ठा से श्रम करना होगा। देश की आजादी की शताब्दी और मुरादाबाद विश्वविद्यालय की रजत जयंती एक ही वर्ष होगी। ऐसे में लक्ष्य है कि महाविद्यालय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कीर्तिमान स्थापित करें। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य डॉक्टर पीके जैन, डॉक्टर वंदना रानी गुप्ता, संयुक्ता चौहान, डॉक्टर संजय जौहरी, सिद्धार्थ अग्रवाल, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर अजीत सिंह, पीयूष कुमार, डॉक्टर सविता, डॉक्टर ऋतुराज यादव, रणदेव सिंह, राजीव कुमार, प्रोफेसर अनिल रायपुरिया, नवनीत बिश्नोई, हरिंद्र कुमार, डॉक्टर निखिल दास, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर रश्मि गुप्ता, आभा सिंह, हिमांशु शर्मा, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, डॉक्टर मंजुला शर्मा आदि प्राध्यापक तथा एनएसएस के स्वयंसेवक, एनसीसी कैंडिडेट्स तथा विद्यार्थीगण मौजूद रहे। ब्यूरो नितिन कुमार के साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, अमरोहा। आगे बढ़ने के लिए उसके तत्वावधान में संगोष्ठियां, कॉन्फ्रेंसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, ये सब करने होते हैं। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन या संगोष्ठियां उनके स्पिरिट में प्रतिभागी रहें, ऐसी कामना होती है। एक साइंस का विद्यार्थी होने की वजह से अगर मैं कहूं कि आइंस्टाइन का सिद्धांत था, उसमें कहते थे E=mc²। इसका मतलब होता था, वो E=mc² जो कहते थे, लेकिन मेरे एक शिक्षक थे, वो उसको दूसरे तरीके से उसकी व्याख्या करते थे कि E is excellence, M is motivation and C is commitment. So E is dependent on motivation and commitment, और commitment पे ज्यादा जोर है। तो इसकी जो प्रमेय निकल कर आती है कि उत्कृष्टता और अभिन्नता कभी साथ नहीं रह सकते। तो आप लोग सभी कार्यक्रमों में, जैसा कि मुझे बताया गया है, प्रतिभागी रहते हैं, तो अभिन्न नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि एक्सीलेंस, जो उत्कृष्टता है, वो बिल्कुल चरम सीमा पर रहेगी। मेरा ऐसा भी मानना है कि मुरादाबाद की जो भूमि है, जो पुण्य भूमि है, तकरीबन अगर मैं यहाँ के जनसंख्या की बात करें तो 1.5 करोड़ होगी पूरे मुरादाबाद में। 1.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या है और एक यूनिवर्सिटी है जो कि अभी बनी है नई, जिसमें अभी भवन आने शेष हैं। और यूनिवर्सिटी एक कुछ अध्यापकों की वजह से होती है, क्या समर्थ हैं, और अगर समर्थ में अपनी सामर्थ्य ले लें, अपनी सामर्थ्य इन संगोष्ठियों के माध्यम से
को उसको उत्कृष्टता की तरफ ले जाएं। क्योंकि अगर शिक्षक समर्थ नहीं है तो विद्यार्थी क्लासरूम में नहीं आएगा। विद्यार्थी को मैं ऐसा मानता हूं कि सभी पूरे हिंदुस्तान में जिसको कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं पल सकते हैं, नहीं तो और इन सब में पढ़ने के लिए शायद इस तरीके के कार्यक्रमों की जरूरत है। तो ये एक केवल इस तरह के कार्यक्रम ना रह जाए कि हमने 2 दिन का संगोष्ठी किया और हम अपने घर, आप अपने घर, और इसके बाद मंथन होना चाहिए कि इस संगोष्ठी के क्या परिणाम निकले और इस संगोष्ठी से हमने क्या सीखा और आगे और क्या सीखने की जरूरत है। तो जो 1.5 करोड़ की जनता है, वो 1.5 करोड़ की जनता इस मुरादाबाद संभाग में अगर हम उसकी तुलना करें तो एक पूरा इजराइल और एक पूरा सिंगापुर समा जाएगा। और अगर वहां के विश्वविद्यालयों की बात करें तो पहले 100 में कितने विश्वविद्यालय होंगे, आप अगर गिनती करेंगे तो 10 के आसपास तो होंगे। अगर हम एक कंप्यूटर की बात करते हैं तो अगर उसमें हम कहते हैं कि इंटेल इनसाइड लिखा होता है, आपने देखा होगा, अगर उसको हम कहते हैं कि इजराइल इनसाइड तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साइंस का विद्यार्थी हूं इसलिए वहां इस नवनिर्मित विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में ये मेरा दूसरा संबोधन है। हिंदी भाषा के अधिकार अगर उसकी बात करें तो मैं शायद सबसे इस पूरे सभागार में उपस्थित जनों की सूची में शायद सबसे पीछे वाली बेंच पे बैठा हूंगा। हालांकि मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी भाषा पर अधिकार की बात करें तो मैं शायद सबसे गौना नजर आ रहा हूं। इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, जिसमें माननीय प्रोफेसर विनय कुमार विद्यालंकार जी जो आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री अभय रंजन जी जो हिंदी विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, आदरणीय प्रोफेसर पूरन चंद्र टंडन जी जो कि पता नहीं शायद जानते भी हैं कि नहीं कि वो पुराने सहयोगी रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। विशिष्ट अतिथि उन्होंने डॉक्टर अमिता दुबे जो प्रधान संपादक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से हैं, प्रोफेसर अवतार कुमार जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के, प्रोफेसर राजेंद्र भट्टूजर जी जो हिंदी विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के हैं, और श्री योगेश जैन जी जो माननीय मंत्री हैं प्रबंध समिति के और बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर बीना रुस्तगी जी, संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर गौरव सिंह जी, और आभार आपका प्राचार्य प्रोफेसर वीर वीरेंद्र सिंह जी का जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। सर्वप्रथम मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि मैं अतिथि हूं, मैं अतिथि नहीं हूं अभी। आप मानो या न मानो, अगले कुछ समय के लिए मैं आप ही का पार्ट हूं। और हर इसलिए लोक नायक कृष्ण, लोक नायक राम, हम उनकी बात करते हैं। वो लोक रंजक और लोक रक्षक भी हो तो लोक वहां से गायब नहीं होगा। और भगवान शिव के सारे गण तो लोक के ही हैं,
बुगानी ना हो तो फिर उनकी अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए चाहे रामचंद्र सूफी काव्य की एक बड़ी दुनिया हो जिसमें लोक सर्वोपरि है और हमारा पूरा संत साहित्य हो, सब लोक के परिप्रेक्ष्य में ही बात करते हैं, इसलिए कि थोड़ा कठिन लगता है कि वक्तव्य में बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ समझा दिया, लेकिन थोड़ा बहुत कमी हुआ जब आया हूं। देखिए, लोक साहित्य क्या है? हमारी धरोहर है। कोई बच्चा होता है, बचपन में जो बात सीख लेता है वो उसके स्मृति पटल पर अमिट छाप रहती है, वो कभी उसकी स्मृति से हट नहीं पाता। तो इसलिए स्थानीय जो लोक संस्कृति है, कोई बच्चा यहाँ कुछ सीख रहा है, कोई बच्चा राजस्थान में कुछ सीख रहा है, कोई बच्चा अपने बाल्यकाल में बिहार में कुछ सीख रहा है, भिन्न भिन्न स्थानीय भाषाओं में जो उसने सीखा। और जब वो बच्चे एक साथ बड़े होकर किसी संस्थान में जाके एक साथ मिलते हैं तो वो सारे अपने जो अनुभव हैं बचपन के वो सब बताते हैं। दूसरी बात, लोक संस्कृति हमारी धरोहर है। अगर हम आज जो है अपने बच्चों से लोग में रचा गया और कहा हमारे उनके लिए कहा जाता है, हमारी जो सभ्यताएं आज हमने वर्गीकृत की है ना, कि हम कहते हैं नागरिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति, लेकिन मूल इन सबका लोक है। और लोक के लिए एक बात और निवेदन करूंगा, ये मत कहिए कि सब कुछ पहले था वो बहुत अच्छा था, अब जो हो रहा है वो बहुत बेकार है। कुछ लोग इसी में पूरा जीवन गुजार रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, लोग कहते उसे हैं क्षणे क्षणे नवता नवैती तदेव रूपम रमणीयताया, अर्थात जो हर क्षण नवीनता को प्राप्त करता है। तो ये एक नया लोक है, इसका आनंद लेने में कोई समस्या नहीं है। हाँ, इस लोक में संस्कृति कहीं गुम न हो जाए, ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि संस्कृति जो शब्द है वो बहुत सरल, मैं कहता हूं कृति कहते हैं कार्य को, और कृति से हमारी प्रकृति बन जाने का स्वभाव बन जाता है। और जब वो स्वभाव युगों युगों तक जुड़ा रहे तो वो संस्कृति बन जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे कार्य ही संस्कृति है, हमारा व्यवहार ही संस्कृति है, हमारा बोलना चालना बैठना आपस में व्यवहार करना ये संस्कृति है। हाँ, समस्या कब आती है तो संस्कृति में बनावट ज्यादा हो जाए और हमारा स्वभाव कहीं गायब हो जाए, हम स्वभाव से दूर न होते चले जाए। आज हम जिसको बार बार अपने लोगों से कहता हूं कई बार, क्योंकि हमारे भाई कह रहे थे कि मैं अन्य देशों में भी जाता रहता हूं, उन्होंने बताया, तो मैं जब अन्य देशों में जाता हूं तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारी जो मैंने अभी कहा कि प्राचीन सब कुछ नया अच्छा था, ऐसा भी नहीं है, और नया सब बेकार है, ये नहीं है। दोनों चीजों का समन्वय लोक में दिखाई देता है। और लोक को हमें कैसे जोड़ना है? हमारा जो साहित्य रचा गया, आप देखिए कि हम किसी भाषा के साथ अपने को दोस्ती के विशिष्ट वक्ता आदरणीय ग्लोबल प्रोफेसर पूरन चंद्र टंडन सर को याद है, मौजूद डॉक्टर अमिता दुबे जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए हिंदी संस्थान की प्रमुख संपादक हैं आप, और कल आप हमारे यहाँ आए और मुझे लगता है कि आपको कल से अब तक कोई समस्या नहीं होगी। महाविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है और धन्यवाद प्रेषित करता है। मेरे छोटे भाई जैसे रोहतास सदस्य उत्तर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, और जब इनका सिलेक्शन हुआ तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे बीच से ही हमारे पास है, और हमारे गांव में दोनों के पास ही है, दोनों पास ही है। तो ऐसे हमारे रोहतास जी पुराने संबंध हैं, वो हमारे बीच टाइम निकाल के आए। उनका भी सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन हमारी एक पोल पे वो आए, इलाहाबाद से आए। तो ऐसे हमारे रोहतास जी महाविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार प्रकट करता है। प्रोफेसर राजेंद्र भट्टगुजर जी जो हमारे बीच मुख्य वक्ता रहे, उन्होंने बहुत अच्छा अपना विषय रखा। आप महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार से हैं और कल ही आ गए थे। ऐसे हमारे राजेंद्र भट्टगुजर जी, आपका महाविद्यालय परिवार बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। हमारे दोस्त
डॉक्टर अभय रंजन जी, दोस्ती हैं पुराने, वो हमारे बीच आए और कल से हैं, 3-4 लोग कल से हैं, सारे दोस्त हैं। तो उन्होंने बहुत ही मार्मिक अपना विषय रखा और कल से बोल भी रहे थे कि टंडन सर आने वाले हैं, सर आपके बारे में बोल रहे थे। ऐसे ही हमारे अभय रंजन जी पुराने साथी हैं, कल से आए हुए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतना समय दिया और आगे भी आप समय देते रहेंगे। हम हमारे परिवार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। श्री योगेश जैन जी इस समय उपस्थित नहीं है, हमारे कॉलेज के सेक्रेटरी हैं और हम लोग मिलकर अच्छा काम करते हैं। उनके आप सब नतीजा देख रहे हैं, सेमिनार हॉल वगैरह भी बना है। तो ऐसे हमारे योगेश जैन जी, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हर प्रोग्राम में वो शिरकत करते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। और मेरे समय मैं पहले मंच पे चलता हूँ। बताइए, जो आज आप यहाँ आए हैं सर जी बोलिए सर, जो आज आप यहाँ आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे आप? क्या बताऊँ, आके अच्छा लग रहा है। एक इतने अच्छे कॉलेज में, इतने अच्छे विद्यालय में, जहाँ पे सभी लोग आपस में एक टीम की तरह काम करते हैं। टीम का मतलब ही होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो आशा है ये बहुत ऊंचाइयों तक छुएगा ये विद्यालय। ऑलरेडी अच्छा काम कर रहा है और प्रतिभागी रहेगा कि हमारा जो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है उसमें ये एक विशिष्ट स्थान अर्जित करे। ऐसे काम निजी विश्वविद्यालय बहुत अच्छी उनमें शिक्षा है, बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं छात्रों को। ऐसे में कैसे आप उनसे मुकाबला कर पाएंगे? जो निजी विश्वविद्यालय हैं, सारे विश्वविद्यालय अच्छी शिक्षा दें, ऐसी कामना है। और हम लोग कोई भी सुविधा देने में मुझे नहीं लगता कि राजकीय विद्यालय किसी भी बात से कम सक्षम है, ऐसा मेरा मानना है। और सुख सुविधाओं के लिए आपको मैं केवल इतना बताऊं कि विश्वविद्यालय का मानक उसके शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। अगर शिक्षक अच्छे हैं और शिक्षार्थी अच्छे हैं तो बाकी चीजें सब गौड़ होती हैं, प्राइमरी नहीं होती। नई शिक्षा नीति को किस नजर से देखते हैं आप? नई शिक्षा नीति नई या पुरानी सब अच्छी होती हैं। शिक्षा नीति पे अगर नई शिक्षा नीति जिसमें कि सारी चीजें का समावेश है कि आप जब भी अगर आपको मल्टीपल एंट्री जिसे कहते हैं, मल्टीपल एग्जिट कहते हैं, तो उसमें और वो इस बात का द्योतक है कि वो आउटपुट बेस्ड न होके आउटकम बेस्ड है। तो वो जो शिक्षा नीति है अगर हम उस पर अच्छे से चलेंगे तो भारत को शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। पहले उसको सुन लीजिए ना। तो अगर शिक्षा पे उस शिक्षा नीति पर चलेंगे तो भारत को प्रगतिशील राष्ट्र से एक ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां पे कि हम एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। हाँ, अब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया तो इसे कहाँ तक ये हमारे देश के हित में है? देखिए, व्यवसाय आप किसी भी तरीके से उसको देख सकते हैं कि कुछ व्यवसायियों ने शिक्षा को बहुत ऊंचे से चलाया है। आप देखें, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, मणिपाल इंस्टीट्यूट में इन सबकी प्रतिभागिता रही है। तो इसको व्यवसायीकरण को उस दृष्टि से देखना चाहिए कि एक लॉन्ग रन में वही विद्यालय जीवित रह पाते हैं जिनके पास स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता है। तो अगर व्यवसायीकरण हो भी रहा है और अगर कहीं कुछ गलत हुआ भी है तो वो विद्यालय जिनमें जो विजनलेस हैं वो रह ही नहीं पाएंगे, वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत समर्थ हैं यह पता करने में कि कौन सा विद्यालय अच्छा है, कौन सा विद्यालय। एक लास्ट प्रश्न हो, जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जो है ये कब तक पूर्ण रूप से कार्य करेगा? जम्बेश्वर विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। अभी आपको इसमें तो कोई बात ही नहीं, जिस दिन से एक्ट आ गया उस दिन से वो पूर्ण कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। सर बताइए, आज सेमिनार है, क्या कहेंगे? आज लोक साहित्य
के विषय पर सेमिनार है और आज के समय में लोक साहित्य काफी पीछे छूटता जा रहा है। इसी चीज को देखते हुए, इसी विषय को देखते हुए लोक साहित्य को रखा गया है कि लोग पुरानी परंपराओं से और जुड़े, अपने साहित्य को समझें, लोकगीत हैं, परंपराएं हैं, सबको अपनी स्वीकार करें। देखा गया पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष के दौरान कॉलेज में बहुत सारी कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या कुछ है? कॉलेज एक बच्चों के विकास के लिए और शिक्षकों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए स्थान है। वहां अगर लगातार कार्यक्रम नहीं होंगे तो फिर कार्यक्रम कहाँ होंगे। कॉलेज को अच्छे कार्यक्रम करने चाहिए, एक समाज में मैसेज जाना चाहिए, बच्चे इन्वॉल्व हों उसमें, टीचर इन्वॉल्व हों और सारी विषयों को समझे। अब ये सेमिनार हुआ है, ये लगभग कितने दिन चलने वाला है? ये आज और कल 2 दिन सेमिनार चलेगा। इसमें कम से कम 70 से 80 लोग अलग देश के अलग अलग कोनों से आएंगे। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी यहाँ पहुंचे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने अपनी बहुत अच्छा वो बोले, विषय लोक साहित्य पे भी उन्होंने बात रखी और अपने विजन को उन्होंने बताया। उनके विजन से पता चलता है कि यूनिवर्सिटी देश विदेश में अच्छा नाम, अच्छा स्थान स्थापित करेगी। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से चूंकि अलग होकर ये नया विश्वविद्यालय बन रहा है और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि जो नया सत्र है उससे जो है परीक्षाएं भी चुकी इस बार जो है यहीं से होंगी, तो आप किस रूप में, चुनौती के रूप में किस प्रकार से देखते हैं? कोई चुनौती नहीं है, सब तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, एडमिशन यही होंगे और एग्जाम भी यही होंगे, सब कुछ ठीक गति से कार्य चल रहा है। कुछ समय में बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो जाएगी। कोई और विशेष संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सबको मिलजुल कर यूनिवर्सिटी को बढ़ाना है, सबको इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमें आसपास में यूनिवर्सिटी मिली। नहीं तो पहले लोग आगरा जाते थे, बरेली जाने में दिक्कत होती थी। इससे पैसा और समय दोनों बचेगा, तो हमें अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करना है।